Hello students, in this video we will discuss about Borrelia and medically important species is Borrelia brugdorferi। तो आइए हम बात करते हैं Borrelia brugdorferi की। ये एक तरह का हेलिकल शेप का, जैसा कि हमने पढ़ा था स्पारोचिट में, ट्रेपोनीमा में पढ़ा है, लेप्टोस्पारा में पढ़ा है कि ये जो है एक कॉइल्ड नुमा जो है एक तरह का खास स्पारोचिट होता है। वैसे ही इसकी भी संरचना होती है। ये एक तरह का स्पारोचिट होता है जिसकी लंबाई जो है 4 से 5 माइक्रोन मीटर और जिसकी मोटाई जो होती है 0.2 से 0.25 माइक्रोन मीटर तक होती है। ये चौड़ा हेलिकल शेप का फ्लेक्सिबल ग्राम नेगेटिव एक खास स्पारोचिट होता है। इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, मॉर्फोलॉजी के बाद कल्चर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक में हम इसमें आसानी से टिश्यू कल्चर में इसका कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर से कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन में इसको हम कल्चर करके आइसोलेट कर सकते हैं। कोरियो एलेंटोनिक एक मेम्ब्रेन होती है जो हैन एग के जो है आउटर सेल के तुरंत नीचे में पाई जाती है। मुर्गी के अंडे के आउटर सेल के तुरंत नीचे में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम कोरियो एलेंटोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। वहाँ पर इसको इंजेक्ट करके, यानी कि इस टिश्यू को जिसमें ये मौजूद है, जिसमें ये स्पारोचिट मौजूद है, इसको हम इनोकुलेट करके वहाँ पर इसका कल्चर कर सकते हैं। इसके कल्चर के लिए हमको तकरीबन 34 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें अच्छे से ग्रोथ करते हैं। आइए अब देखते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। ये जो है प्राइमरी पैरासाइट होता है स्मॉल मैमल्स का, यानी छोटे स्तनधारी जंतुओं में ये सबसे पहले पैरासाइट के रूप में जो है उनको अफेक्ट करता है। मुख्य रूप से इनके जो शिकार बनते हैं वो हैं रोडेंट, जैसे कि चूहे, माइस वगैरह, ये सब जो है इसके सबसे पहले शिकार बनते हैं। और ये स्पायरोचिट जो है, यानी कि बोरेलिया जो है हम तक कैसे पहुंचता है? हम तक पहुंचने का इसका मुख्य कारण है एक्सोडिड टिक, एक खास तरह का पिस्सू होता है जिसको एक्सोडिड टिक कहते हैं। जब वो किसी संक्रमित चूहे को काटता है, उसके बाद काटने के बाद किसी मनुष्य को काटता है, तो ये जो है स्पायरोचिट को चूहे से स्वस्थ मनुष्य में क्या कर देता है? प्रसारित कर देता है। प्रसारित करने के बाद तकरीबन 2 से 3 सप्ताह के बाद उस व्यक्ति में जो है लक्षण उभर कर आते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि हम इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 से 3 सप्ताह का रहता है। ये एक ख़ास तरह की बीमारी प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं लाइम डिजीज़। ये एक्चुअली में इसको कहते हैं हम लाइम आर्थराइटिस। हाँ, ये आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट पेन, सीधी सी बात है। तो बीमारी के लक्षण भी आपको समझ में आ जाएंगे कि ये अगर आर्थराइटिस प्रोड्यूस कर रहा है तो उस मनुष्य को संक्रमण के रूप में सबसे पहले जो है जोड़ों में दर्द महसूस होगा। ये जो है हमारे शरीर में मल्टी सिस्टम सिंड्रोम पैदा करता है। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि हमारे शरीर में जब ये प्रवेश कर जाता है स्पायरोचिट तो हमारे शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स उभर कर आते हैं, जैसे कि फीवर, बुखार का आना, हेडेक, सिर में दर्द होना, स्टिफ नेक, गर्दन का अकड़ जाना, माइल्जिया, हमारे शरीर के मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा पेन का होना, आर्थराल्जिया यानी कि हमारी हड्डियों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द का होना, लिम्फ एडेनोपैथी यानी कि जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड, हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में जैसे कि गर्दन पे, एक्सिलरी रीजन में, जांघ के अंदर की तरफ जो है हमको गांठें महसूस होंगी। यानी कि हमारे जो लिम्फ नोड है, जितने भी लिम्फ नोड है पेरीफेरी में पाए जाने वाले, उनका आकार बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इसके हमारे शरीर में रेसेस भी उत्पन्न होते हैं जिसको हम इरिथेमा क्रोनियम माइग्रेन्स कहते हैं। इरिथेमा क्रोनियम माइग्रेन्स कहते हैं। ये जो रेसेस हैं, ये जो है रेसेस जो है कहाँ से इनकी शुरुआत होती है? जहाँ पर उस पिस्सू ने काटा है, शरीर के जिस हिस्से में जब ये पिस्सू काटता है उसी जगह से रेसेस की शुरुआत होती है। और वो रेसेस जो है उस जगह से धीरे धीरे बढ़कर सारे शरीर में फैल जाता है। और न सिर्फ ये किसी त्वचा को बल्कि शरीर के, मैंने जैसे कि बताया कि मल्टी सिस्टम सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है, तो ये जो है कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मलिटी भी प्रोड्यूस करता है। ना सिर्फ शरीर के स्किन को बल्कि हमारे हृदय को, न्यूरोलॉजिकल जो हमारे
ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को बल्कि हमारे शरीर में जो मसल्स और स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियों तक को प्रभावित कर देता है। आइए अब देखते हैं इसके लैब डायग्नोसिस के बारे में। हम इसको ब्लड में तो डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं एलिजा का और इम्यूनोफ्लोरोसेंस का हम टेस्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल आसान है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा है लेप्टोस्पायरा का ट्रीटमेंट, उसी प्रकार से इसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए जनरली हम टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन का इस्तेमाल करके इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट बोरेलिया। अब आइए देखते हैं नोट्स के बारे में।